चैप्टर 13 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जब स्याओ जिंग यूसी को उसी तरह टीज कर रहा था तो यूसी स्माइल कर रहा था जैसे वो इस चीज को एंजॉय कर रहा हो। तो उसे इस तरह देखकर स्याओ जिंग सोचता है ये इंसान इसे पूरी तरह से बांधा गया है, तो ऐसे हालत में वो इतना शांत कैसे रह सकता है। अगर वो इतना शांत है तो मैं उसे रुलाने के लिए क्या करूं। ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी वो यूसी के क्यूटी पाई को देखकर सोचता है ये वही चीज है जिसने उस दिन मुझे परेशान किया। उसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे जोर से दबोच लेता है जिससे यूसी को दर्द होता है। और वो स्याओ जिंग से बोलता है आप तो बहुत रूड हैं, अगर आप मेरे साथ ऐसा करेंगे और मेरी ये चीज काम करना बंद कर दे तो मैं आपको फ्यूचर में खुश कैसे रख पाऊंगा। तो स्याओ जिंग बोलता है इससे मेरा क्या लेना देना है कि तुम इसे आगे यूज कर पाओगे या नहीं, और मैं तो ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम किसी और को इससे परेशान ना कर सको। इस दौरान स्याओ जिंग को ख्याल आता है कि वो यूसी के उस चीज को खत्म ही कर दे, मतलब उसका काम तमाम कर दे, उसे डैमेज कर दे, नोच ले, ताकि वो फ्यूचर में कभी काम ना आए, जिस वजह से ना उसके बच्चे हो पाएंगे, ना उसके पोते बनेंगे और ना ही उसे यूसी की फिक्र करने की जरूरत पड़ेगी। फिर वो यूसी से बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ कोई रोमांटिक पल बिताने आया हूँ? तुम तो कितने भोले हो। तो यूसी बोलता है अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप मुझे ड्रग्स देने की कोशिश कर रहे हैं 10th प्रिंस? तो 10th प्रिंस का नाम सुनकर स्याओ जिंग चौंक जाता है, जहाँ उसे एहसास होता है कि उसने यूसी को जाल में नहीं फंसाया बल्कि खुद यूसी उसके जाल में जानबूझकर फंसा है। ये सब सोचते हुए जब स्याओ जिंग चुप था तो यूसी बोलता है ऐसे चुप रहना किसी काम का नहीं है। मुझे इस बारे में कम समझने की गलती मत करना कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता या मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। जिस पर वो बोलता है तुमने मुझे आखिर कब पहचान लिया? तो यूसी बोलता है मैं तुम्हें उसी पल पहचान गया था जब हम मिले, और क्योंकि मैं एक प्ले बॉय हूँ, मेरे साथ कोई भी हो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हर कोई मेरे इतने करीब नहीं आ सकता। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने कपड़े बदल लो और एक नकाब पहन लो तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? जिसे सुनकर स्याओ जिंग गुस्सा हो जाता है और उसे एहसास होता है कि वो इतने दिन तक अनजान बनने का नाटक कर रहा था। उसे ऐसा लगता है यूसी ने उसे उलझा कर रखने के लिए एक भूल भुलैया बनाया ताकि वो उसे चिढ़ा सके। वो यूसी के आगे किसी काम का नहीं। फिर यूसी स्याओ जिंग को बोलता है अब क्योंकि मैं बदनाम हो चुका हूँ, सबकी नजरों में एक बुरा इंसान बन चुका हूँ, इसलिए सब मुझसे बदला लेना चाहते हैं, सब मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, और उन सबसे बिल्कुल अलग आप यानी 10th प्रिंस किस तरह मुझे सही रास्ते पर चलने के लिए बोला करते थे, किस तरह मुझे जेंटली ट्रीट किया करते थे ताकि मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊं, अच्छे रास्ते पर चलूं, उस हिसाब से मुझे थोड़ा दिखावा तो करना ही पड़ा। फिर वो स्माइल करके बोलता है उस दिन मुझे ये पता चल गया कि आप मुझसे प्यार करते हैं पर मुझे बता नहीं पाते। मुझे इस बात से भी हैरानी हुई कि मुझसे एक बार मिलने के लिए एक लड़की बनकर भेष बदलने का हद पार किया। ये सुनकर स्याओ जिंग को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है किसे तुमसे प्यार है और वो तुम्हें जता नहीं पा रहा, और सोचता है क्या वो इतने दिनों से मुझे बेवकूफ बनते हुए देखने का इंतजार कर रहा था और वो मुझे 5 दिन तक मीट बंस भी भेजता रहा। मुझे उसी मीट बंस को उसके मुंह के अंदर ठूस के उसकी धुलाई करनी चाहिए थी। तभी उसे बोलता है मैंने सुना है कि तुम्हारे भैया ने इंपीरियल मेडिकल ब्यूरो को सीक्रेटली मुझे मुसीबत में डालने के लिए मेरे लिए दवाइयाँ तैयार करने के लिए आदेश दिया है। पहले तो मैं इसे हंसकर टाल देता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह के चाल पर भरोसा कर लेगा। यहाँ तक कि ये सब करने के लिए उसने अपने भाई की इज्जत दांव पर लगा दी। तो स्याओ जिंग बोलता है ये सब मेरा आइडिया था, इसका मेरे भाई से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए प्लीज उन्हें बीच में मत लाओ और उनकी बुराई मत करो। साथ ही वो ये भी सोच रहा था कि उसे इन सब के बारे में कैसे पता चला। यूसी फिर बोलता है उसे बस यही तरकीबें आती हैं, अगर वो दुखी होने का नाटक करेगा तो लोग उसके झांसे में आके उसकी सारी बातें मानने लगेंगे, उसके लिए सब कुछ करने लगेंगे। तो स्याओ जिंग बोलता है मेरे और मेरे भाई के बीच गहरा रिश्ता है, तुम ऐसे बेकार की बातें करके उस रिश्ते को डगमगा नहीं सकते। तुम गवर्नमेंट के लिए एक मुसीबत हो और हर किसी को तुम्हें जान से मारने का हक है, और मैं भी उन लाखों में सिर्फ एक हूँ। तो यूसी उसके पास आकर बोलता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे आदेश का पालन करूं, तुम्हें मुझे मीठी गोली देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी जरूरत तो तुम्हें है। तो मैं आपको एक बार और याद दिला दूं, इस कहानी में मीठी गोली उनके पूर्वजों द्वारा बनाया गया था, जिसमें लड़के भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ये मीठी गोली हमने चैप्टर 1 के स्टार्टिंग में देखा था, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लेना। तो यह सुनकर स्याओ जिंग ब्लश करने लगता है और वो उससे खुद से दूर धक्का दे देता है और बोलता है तुम पर्व कहीं के, अब तुम एक कैदी हो, इसलिए समझदारी से काम लो। तुम्हें इस तरह मेरे साथ जबान नहीं लड़ाना चाहिए, वरना तुम्हें इसकी सजा भी मिल सकती है।
तो यूसी बोलता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इस बात का इंतजार करूंगा कि आप मुझे कब रुलाएंगे। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर चैप्टर 14 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूसी की ये सब बातें सुनकर स्याओजिंग मुंह बनाकर सोचता है, वो मुझे चुनौती दे रहा है, ये तो मेरी बदनामी है, इसे सहन नहीं किया जा सकता। आज मैं उसकी हालत ऐसी करूंगा कि वो यूसी की जगह द वॉकिंग डेड सी बन जाएगा, यानी कि वो चल नहीं पाएगा। एक वही है जो मेरी सारी बातें मानता है, तो आखिर वो मेरा और मेरे भाई का क्या ही बिगाड़ लेगा। अगर फ्यूचर में उसके वजह से कोई बड़ी मुसीबत आने ही वाली है तो मैं उसे अभी इतनी सजा दूंगा, उसका हाल ऐसा करूंगा कि उसका खून नदियों की तरह बह जाएगा। वो उस पल को याद करता है जब उसके भैया उसे वो ड्रग्स देते हुए बोल रहे होते हैं, इसे यूज करना। तो स्याओजिंग सोचता है बस उसे यूज ही तो करना है, ये तो बहुत आसान है। उसके इस तरह खामोश होने से यूसी स्माइल करता है और बोलता है, जब तुम्हें पता है मैं कुछ ज्यादा ही जानता हूँ, मतलब कि मैं बहुत चालाक हूँ और किसी के जाल में नहीं फंसता, तो तुम बिना किसी तैयारी के मुझसे इस तरह अकेले मिलने कैसे आ गए। इसी तरह कुछ न कुछ बोलते हुए यूसी अपना हाथ खोल लेता है और स्याओजिंग की तरफ अपनी हाथ आगे करता है। उसे इस तरह देखकर स्याओजिंग चौंक जाता है और तभी यूसी उसे दबोच लेता है और नीचे गिरा देता है और बोलता है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता कि किसी को रुलाना कैसे है, ये तो बहुत बुरी बात है। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। पहली बात तो तुम्हें उस पर्सन को अच्छे से बांध देना चाहिए, वरना तुम अगर लापरवाही करोगे तो वो पर्सन जल्द ही तुम्हारे कैद से खुद को आजाद कर सकता है। फिर वो स्याओजिंग को देखकर ब्लश करता है और बोलता है, और दूसरा ये, और वो उसे किस करने लगता है, उसे टीज करने लगता है, जिस वजह से स्याओजिंग की हालत खराब हो रही थी। वो यूसी को रुकने के लिए बोलता है और सोचता है, ऐसी कोई रस्सी नहीं है जिसे कसकर ना बांधा जा सके। सच तो ये है, मैं उसे अपने जाल में फंसाकर भी उसे कुछ नहीं कर सका। मुझे आज रात कमरे से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए था। तभी उसे स्याओजिंग से बोलता है कि वो उसका नाम ले, तो स्याओजिंग उसका नाम लेकर उसे गालियां देना स्टार्ट कर देता है। वो उसे बोलने लगता है, तुम बेशरम, मतलबी, बुरे कहीं के। जिस पर यूसी उसके पास आकर बोलता है, तुमने तो मेरे बारे में बहुत कुछ सुना है ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मैं किसी को नहीं छोड़ता, और तुम तो मुझे इतनी बार उकसा चुके हो तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। मेरे हिसाब से इस वक्त तुम्हें इस तरह मुझसे बहस नहीं करनी चाहिए। तो उसकी बातें सुनकर स्याओजिंग साफ साफ समझ जाता है कि वो उसे वार्निंग दे रहा है कि वो लड़का लड़की किसी को नहीं छोड़ता, और स्याओजिंग ने तो उससे पंगे लिए हैं तो वो उसे कैसे छोड़ देगा। इसलिए अगर वो चाहता है कि उसकी हालत ज़्यादा खराब ना हो तो उसे चुप ही रहना है। वो सोचता है, यूसी एक सैडिस्ट है, मैं उसे जितना बुरा भला कहता हूँ वो उतना ही ज़्यादा उतावला हो जाता है। तभी यूसी उससे बोलता है, तुम्हें तो ये सब बहुत पसंद आता है ना, वरना तुम मुझे इस तरह ड्रग्स देने की कोशिश क्यों करते। तो उसकी बातें सुनकर, उसे इस तरह देखकर स्याओजिंग सोचता है, आखिर मुझे ऐसा कैसे लग सकता है कि ये मुझे पसंद करता है। तभी स्याओजिंग को इधर उधर छेड़कर यूसी बोलता है, वो ड्रग्स तुमने अपने पास ही कहीं पर छुपाया हुआ है ना, मुझे बताओ कि वो कहाँ है ताकि मैं उसे निकाल सकूं। तो स्याओजिंग सोचता है, वो ड्रग्स ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा, वो इस मौके का फायदा उठा रहा है ताकि वो मेरे साथ फ्लर्ट कर सके। तभी यूसी को कुछ फील होता है और वो बोलता है, क्या वो यहाँ है, और वो उस जगह पर प्रेस कर देता है जिससे स्याओजिंग की हालत खराब होने लगती है। उसे इस तरह देखकर यूसी बहुत खुश हो रहा था। शर्म के मारे स्याओजिंग का चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था और उसकी हालत ऐसी थी कि वो किसी भी पल रो दे। यूसी उसे अपने गोद में उठा लेता है और स्याओजिंग सोचता है, अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि वो ड्रग ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वो ऐसा करके मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। और यहीं पर ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। फिर चैप्टर 15 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं, यूसी के टीसिंग की वजह से स्याओजिंग की हालत बहुत खराब थी और वो यूसी के बाहों में मदहोश होकर पड़ा हुआ था। तभी यूसी जिस मीठी गोली को ढूंढ रहा था, जिसे हम ड्रग्स बोल रहे हैं, वो चीज नीचे गिर जाती है। तो स्याओजिंग को लगता है, चलो अच्छा है वो नीचे गिर गई और यूसी को इसकी भनक भी नहीं लगी। पर यूसी को तो वो मिल चुका था। वो उसे स्याओजिंग को दिखाते हुए बोलता है, चलो इसे एक बार इस्तेमाल करते हैं, और आपको तो पता ही है ना इसे इस्तेमाल करने से क्या होता है। इसलिए वो उससे खुद को छुड़ाकर भाग रहा होता है, पर यूसी उसे फिर से दबोच लेता है और वो नीचे गिर जाता है। यूसी उसे पकड़कर बोलता है, क्या तुम भागना चाहते हो, पर ऐसा करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। स्याओजिंग बोलता है, नहीं तो मैं ऐसा नहीं कर रहा था। तो यूसी बोलता है, पर ये देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। तभी वो उसके हाथ को जकड़ लेता है। स्याओजिंग सोचता है, अगर इस गोली को इस्तेमाल कर लिया जाए तो उसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होगा, जिसे रोका नहीं जा सकता। तभी यूसी उससे बोलता है कि आपको पता है मेरे हिसाब से लड़के और लड़कियों को बुली करने का क्या मतलब है।
फिर वो उसके क्लोज आकर बोलता है, उसका मतलब ये है कि अगर आप एक लड़की होती तो मैं आपसे शादी करने की कोशिश करता, और अगर आप एक लड़के भी हैं तो भी मैं आपसे शादी करने की कोशिश कर सकता हूँ। उसके बाद यूसी उस गोली को स्याओजिन पर यूज करने लगता है, जिससे स्याओजिन की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो यूसी को दूर करने की कोशिश करता है। तो यूसी उससे बोलता है, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। तो स्याओजिंग सोचता है, अगर इसे गलत तरीके से ली जाए तो गोली पिघलने के तुरंत बाद ही मेरे बॉडी में मिक्स हो जाएगी, है ना, या फिर ये काम नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि आपको तो पता ही है गोलियां कैसे ली जाती है, पर यहाँ पे उसे गलत तरीके से गोली दी जा रही है। तो उसे लग रहा है कि शायद इस तरह से गोली लेने से ये काम ना करे और इसका जो असर है वो खत्म हो जाए। तभी उसी स्याओजिंग से बोलता है, तुम तो बड़े क्रूर हो, तुमने मेरी हालत ऐसी की है और तुम मुझे अब अपनी हालत सुधारने का मौका भी नहीं दे रहे। तुमने अपने एनिमी को यानी मुझे बहुत हद तक लुभा लिया है। ये बोलकर वो मूव करना स्टार्ट करता है, जिससे स्याओजिंग की हालत खराब होने लगती है और यहाँ उसे लगता है कि काश उसने उसे पहले ही जहर दे दिया होता और वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सका। इसलिए वो अपने भाई, अपने देश, अपने पूर्वजों से माफी मांगता है कि वो अपने मकसद में फेल हो गया। उसे लगता है यूसी से उसका बदला लेने का तरीका, पहले तो सब कुछ सही से चल रहा था पर आखिर में सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बेकार हो गया और अपने मकसद में कामयाब ना हो पाने की वजह से वो खुद को बोलता है कि वो आज से अपने देश का पापी और अपने पूर्वजों का गद्दार है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब सोचकर वो रोने लगता है। तो यूसी उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो, और वो उसकी आंखों में देखने लगता है। स्याओजिंग भी उसकी आंखों में देखते हुए अपने बचपन को याद करता है, जहाँ उसके पैरों पे चोट लगी थी और यूसी उस पे दवाइयां लगा रहा था। उसे याद करके स्याओजिंग सोचता है, ये वही पहले वाला इंसान है, पर अब सब कुछ बदल चुका है। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर चैप्टर 16 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं, पहले के मुकाबले स्याओजिंग थोड़ा शांत तो हो चुका था, पर फिर भी वो अभी भी रो रहा था। वो रोते हुए यूसी को बुरा भला बोल रहा था कि तुम बहुत बुरे हो, बहुत मतलबी हो। ये सब बोलते हुए वो उससे बोल रहा होता है, प्लीज मुझे अपना पुराना दोस्त प्यारा सा यूसी वापस लौटा दो। तो यूसी बोल रहा होता है, हाँ मैं बुरा हूँ, मैं मतलबी हूँ, और वो उससे किसी बच्चे की तरह प्यार से संभाल रहा होता है। तो यूसी बोलता है, हाँ मैं हूँ बुरा, मैं मतलबी हूँ। तो उसकी बातें सुनकर स्याओजिन सोचता है, आखिर वो इतना बातूनी कैसे हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने पास्ट के बचपन के यूसी को देख रहा हूँ। तभी उसे कुछ फील होता है और वो कांपते हुए यूसी को कसकर पकड़ लेता है। साथ ही वो सोचता है, क्या ये सच में वही ड्रग्स है जिससे लोग बेहोश हो जाते हैं, पर यहाँ पर तो उसका उल्टा असर हो रहा है। तभी स्याओजिन को इस तरह कांपते हुए देखकर यूसी बोलता है, अच्छा तो तुम्हें इतना होश है कि तुम मुझे बुरा भला बोल सको। लगता है ड्रग्स का असर अभी सही से हुआ नहीं है। तो स्याओजिंग सोचता है, मैं कितना बेवकूफ हूँ कि मैं उसे अच्छा समझ रहा था, और वो रोने लगता है। तो उसे इस तरह रोता हुआ देखकर यूसी स्माइल करता है और वो उसके बालों पे किस करने लगता है, जिसके बाद वो थोड़ा शांत हो जाता है। पर उसके अंदर की आवाज चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, चाहे तुम मुझे कितना भी कुछ कर लो, मैं अभी तुमसे गुस्सा हूँ, ठीक है ना। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है, ये सब खत्म होने के बाद स्याओजिंग यूसी के गोद में ही सो गया था और वो उसके चेहरे को पकड़कर बोल रहा था, क्या तुम्हें पता है कि मैं इन पूरे सालों में तुमसे कितना नफरत किया करता था। मुझे दुख है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ क्योंकि तुम मुझे छोड़कर चले गए और तुमने मुझे नहीं चुना। फिर वो उसके बालों के साथ खेलते हुए बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस लड़ाई झगड़े के मामले से दूर रहोगे। अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो मैं भी तुम्हें जाने नहीं दूंगा। फिर वो स्याओजिंग को वहीं पर गले लगाकर सो जाता है और आखिर में वो खुद से बोलता है, कितना अच्छा होता अगर हम इस जिंदगी के आखिर तक एक दूसरे के साथ रहें। फिर बाद में जब सुबह हो जाती है तो किसी चीज से उसकी नींद टूट जाती है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो देखता है यूसी उसे साफ कर रहा था। उसे इस तरह खुद को छूता हुआ देखकर वो गुस्से में सोचता है, यहाँ तक कि जब भी मैं सो भी रहा हूँ तो भी वो मुझे चैन से रहने नहीं दे रहा। ये सोचकर वो उसे एक मुक्का मारता है, जिससे तकिया जाकर सीधे उसके मुंह पर लगता है। उसे यहाँ गलतफहमी हो रही थी कि उसके सोए होने के बावजूद भी यूसी उसे टीज कर रहा है, इसलिए वो उसे चिल्लाकर बोलता है, मुझे तो लगा था कि तुम कोई इंसान हो, पर तुम तो एक जानवर हो। तो यूसी उसे बोलता है कि मैं तो बस तुम्हें साफ कर रहा था। पिछली बार तुम ऐसे ही चले गए थे और तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से तुम्हें 5 दिन तक बिस्तर पर पड़े रहना पड़ा। अभी तो लंबा रास्ता तय करना है, मतलब अभी तो और जीना है, ये सब करना है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तबीयत खराब हो। अगर सच कहूँ तो मैं इस तरह का सर्विंग काम पहली बार कर रहा हूँ।
मैंने सोचा नहीं था कि आप इससे इतना भड़क जाएंगे। तो स्याओजिंग उसे देखते हुए सोचता है, तो क्या मुझे इसके लिए तुम पर मेहरबान होना चाहिए? फिर वो उससे कपड़ा छीन लेता है और बोलता है, मैं ये खुद से कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। फिर उस कपड़े को कसकर पकड़कर स्याओजिंग दुखी हो जाता है, क्योंकि अब जब वो अपने मकसद में फेल हो चुका है, उसने अपने भाई से किया हुआ वादा तोड़ दिया और वो अपने मिशन में फेल हो गया। इसलिए उसे ऐसा लग रहा है कि अब क्या फ़र्क पड़ता है कि अब उसकी तबीयत सही रहे या नहीं, क्योंकि अब तो वो एक जिंदा लाश बनकर ही रह गया है। और क्योंकि उस पर वो मीठी गोली यूज़ की जा चुकी है, इसलिए भी उसे लगता है कि अब वो किसी काम का नहीं है। और यहीं पर ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है।